जी भैया, आइए सभी लोग जुड़ते जाइए। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताते जाइए ताकि मुझे पता लग सके कि कितने लोग क्लास में ज्वाइन हो चुके हैं। जी नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जी नमस्ते, सभी से नमस्ते। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? साइंस का टॉपिक है, कक्षा 10 का जो मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है विद्युत। विद्युत के अंतर्गत मैंने एक प्रश्न को चुना है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ज्यादातर ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न भैया क्या है? प्रश्न दिया गया है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है? प्रतिरोधों के इस समायोजन के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। दूसरी भाषा में कहता है कहता है 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तो इनके कुल प्रतिरोध का जो समायोजन का सूत्र है उसकी स्थापना कीजिए। यह भी आपसे घुमा के पूछ लेता है। तो आपसे किसी तरीके से भी प्रश्न करे, आपको उत्तर इसी तरीके से देना है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आइए एक बार और देख लेते हैं भैया, हमारा प्रश्न क्या दिया गया है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है? प्रतिरोधों के इस समायोजन के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए, ये हमारा प्रश्न दिया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो अगर मैं मान लूं एग्जाम्पल के लिए कि मैं मान लूं एक प्रतिरोध R1 है, दूसरा R2 है, तीसरा R3 है और ये श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तो जो इनके तुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र होगा वो क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध भैया क्या होगा? R होगा। तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर इसी तरीके से और प्रतिरोध होंगे तो आगे और भी प्लस होते चला जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक? तो मुझे इस सूत्र की स्थापना करनी है। अगर आप 2 प्रतिरोध लेकर करें तो भी आ जाएगा, अगर आप 3 प्रतिरोध लें तो भी आएगा, अगर आप 4 लें तो भी आएगा। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 3 प्रतिरोध लूंगा। ठीक, उन्हीं के सहारे से मैं इस सूत्र की स्थापना करूंगा। क्लियर हुआ यहां तक? तो चलो भैया इसको रफ कर देते हैं। तो पहले हमारे साथ परिपथ बना लो आप सभी लोग, जिसका फिगर बनेगा वो बना लो। तो इधर हम साइड में फिगर बना लेते हैं। भाई श्रेणी क्रम में होंगे, सीरीज में मतलब एक ही लाइन में होंगे प्रतिरोध। तो ये मैं बना रहा हूं परिपथ। ये भाई काय का चिन्ह है? प्रतिरोध का। ये मैंने चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग भी बनाइए। ठीक, यहां हो गई है, कोई हम बैटरी लगा दे रहे हैं भैया। ठीक, ये बन गया। इसको हम कह देंगे R1, इसको कह देंगे R2 और इसको कह देंगे R3। इसका जो वोल्टेज होगा कितना है? V वोल्ट। ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक, और यहां से करंट मैंने मान लिया कि I एम्पियर की धारा परिपथ में भैया क्या हो रही है? परिवाहित हो रही है। क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। तो जब यहां से करंट जाएगी, भाई ये एक ही तार है, एक ही लाइन में है, तो यहां भी I होगी। ठीक, यहां से I जैसे जाएगी इससे गुजरेगी तो इसमें भी I होगी, इसमें भी I होगी। क्लियर हुआ? लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना कि इनके जो सिरों का के बीच विभवांतर होगा वो सेम नहीं होगा। ठीक, जब समांतर जब श्रेणी क्रम में होगा तो धारा का मान समान रहेगा परिपथ में, और जब समांतर क्रम की बात की जाएगी भैया तो जो उसका वोल्टेज होगा वी पूरे परिपथ का समान रहेगा। तो अभी मुझे समांतर क्रम से कोई लेना देना नहीं है, धारा बह रही है। ठीक, फिर यहां भी अभी आई है, तो इस प्रतिरोध में I एम्पियर की जाएगी। भाई जब एक ही तार में है तो इसमें भी आई और इसमें भी आई और इसमें भी आई। ठीक, क्लियर हुआ? और इसके बीच का जो विभवांतर होगा वो V1 हो जाएगा। ठीक, और इसके बीच का जो विभवांतर होगा वो V2 हो जाएगा, और जो इसके बीच का विभवांतर होगा ये क्या हो जाएगा? V3। और फिर यहां से करंट आएगी, फिर यहीं से I एम्पियर की निकलती आएगी, फिर इधर आ जाएगी। क्लियर हुआ यहां तक? चलो आगे देखते हैं। तो चलो पहले लिख लो, माना R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध भैया कौन से क्रम में जुड़े हैं भैया?
श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक, अब बताओ इनके बीच का विभवांतर क्या है कि प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 हैं। ठीक, प्रवाहित धारा कितनी है भैया? I एम्पियर। ठीक, यहां तक बात भैया क्लियर हुई कि मैंने एक परिपथ बनाया, उस परिपथ में 3 प्रतिरोधों को मैंने श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया, एक बैटरी बांधी V वोल्ट की। ठीक, फिर उससे I एम्पियर की धारा यहां से भैया क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। ठीक, यहां थी, यहां से टीन करते हुए यहां आई, फिर यहां आई, फिर यहां से क्रॉस हुई, यहां भी आई रही भाई, एक ही तार में है। ठीक, क्योंकि श्रेणी क्रम में संयोजित है। यहां तक क्लियर हुआ। अब सुनो, अब क्या करेंगे कि भैया हम इस परिपथ में काहे का नियम लगाएंगे? ओम का नियम। तो लिखो ओम के नियम से, ओम के ओम के नियम से। ठीक, ओम का नियम क्या कहता है कि किसी परिपथ का अगर विभवांतर V वोल्ट है और प्रवाहित धारा I है तो उसका अनुपात क्या होता है भैया? सदैव एक नियतांक होता है। इस नियतांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ओम का नियम क्या कहता है कि अगर किसी परिपथ का विभवांतर V वोल्ट है और प्रवाहित धारा I है तो जो उसका अनुपात होता है ये क्या होता है? एक नियतांक होता है। ठीक, इस नियतांक को क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है भैया? ओम होता है। ठीक, तो चलो देखते हैं भैया, ओम के नियम से बताओ R बराबर क्या होता है? V बटे I। यहां पर मैंने बड़ा I लिखा है, ठीक, लेकिन यहां पर जब मैंने छोटा I लिया है तो यहां पर क्या बना देंगे? छोटा I। ठीक, तो R बराबर V बटे I। यहां से अगर हम क्या V का मान निकालें तो ये कहां आ जाएगा? V बराबर क्या आ जाएगा? I R। V का मान क्या आ जाएगा भैया? I R। ये समीकरण तुम्हारी एक हो गई कि जब यहां पर V था तब यहां पर R आया। I तो हमेशा भाई कांस्टेंट है, पूरे परिपथ में समान जा रहे हैं। अगर यहाँ I है तो यहाँ पर भी I है, यहाँ पर भी I, यहाँ पर I, यहाँ पर भी I, तो I में कोई चेंज हो नहीं रहा है। तो I पर हम अभी कुछ भी बात नहीं करेंगे, V और R में देखेंगे। जब यहाँ पर V है तो यहाँ पर R आया हुआ है, तो हमारी समीकरण एक हो गई। ठीक, अगर यहां से मैं V1 निकालूं तो भैया कितना आ जाएगा? I और V1 की संगत क्या है भैया? R1। तो क्या आ जाएगा? R1। ये समीकरण भैया कितनी बन जाएगी? 2। इसी तरीके से अगर V2 का मान निकालें तो I ही रहेगा और V2 के संगत प्रतिरोध कितना है भैया? R2। तो R2 हो जाएगा। समीकरण भैया कितनी बन जाएगी तुम्हारी? 3 हो जाएगी। ठीक, अब सुनो, अगर यहां से V3 का मान निकालें भैया तो V3 बराबर क्या हो जाएगा? I तो I ही रहेगा और यहां पर कितना? V3 के संगत प्रतिरोध क्या है भैया? R3। ये समीकरण तुम्हारी 4 बन गई। यहां तक क्लियर हुआ। अब सुनो, अगर मैं इस परिपथ का बताओ इस परिपथ का परिणामी विभवांतर कितना है? V ही वोल्ट तो है भाई। यहां पर V था, इसके बीच में होगा V1, इसके बीच में V2 और इसके बीच में V3, तो इसका रिजल्टेंट कितना है भैया? V ही तो है। तो सुनो, क्या करो कि परिणामी विभवांतर और काहे का भैया? परिपथ का परिणामी विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा भैया? V1 और प्लस क्या? V2 और प्लस क्या? V3। भाई रिजल्टेंट निकाल लें तो आपस में इनको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ। अब सुनो, तो भैया V1 V2 V3 को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा बताओ? V1 बराबर है क्या भाई? सुनो, अब एक काम करो, V बराबर क्या है?
V बराबर आई आर है, तो जहां पर V है उसके स्थान पर लिख दो आई आर बराबर V1 के स्थान पर समीकरण 2 से कितना है आई आर वन प्लस लगा है, प्लस लगाओ V2 समीकरण 3 देखो V2 बराबर क्या है आई आर टू है, प्लस लगा है, प्लस लगाओ V3 समीकरण 4 में देखो V3 बराबर क्या है आई आर थ्री। यहां तक भैया क्लियर हुआ? किसी को कोई संदेह, कोई डाउट? चलो आगे देखते हैं। आप बताओ भैया इधर क्या कॉमन है? ये आई आर तो ऐसे ही रहेगा, और इधर बताओ यहां भी आई है, 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 यहां भी आई है। तो आई को भैया हम क्या कर सकते हैं? आसानी से कॉमन कर सकते हैं। तो अगर यहां से मैं भैया आई को कॉमन कर लूं, अगर आई को कॉमन कर लूं तो यहां R1 बचेगा प्लस R2 बचेगा प्लस R3 बचेगा। यही तो बचेगा कि कुछ और बचेगा? यही बचेगा भैया। क्या बचेगा? इधर भी आई गुणे में है और इधर भी आई गुणे में है, ठीक। तो जब आई इधर भी गुणे में है, इधर भी गुणे में है, तो इसको क्या कर देंगे हम? कैंसिल कर देंगे। बताओ भैया R बराबर कितना आ जाएगा? R बराबर आ जाएगा R1 प्लस क्या R2 प्लस क्या R3। और यही तो हमें क्या करना था भैया? सिद्ध करना था, हेंस प्रूव। यहां तक क्लियर हुआ? किसी को कोई इस डेरिवेशन में संदेह हो तो ऑफ कोर्स आप पूछ सकते हैं, ठीक। तो मैंने क्या किया भैया? ओम का नियम लगाया, ठीक। पहले मैंने परिपथ ड्रॉ किया, ठीक। परिपथ बनाने के बाद फिर इसमें क्या किया? श्रेणी क्रम में परिपथ बनाया भाई। तो एक R1 हो गया, एक R2, एक R3, ठीक। R1 के बीच विभवांतर V1 है, R2 के बीच V2 है, और R3 के बीच विभवांतर V3 है, ठीक। फिर मैंने ओम का नियम लगाया। ओम के नियम कहता है कि R बराबर V बटे I, ठीक। फिर यहां से मैंने V का मान निकाल लिया, तो आई आर आ गया। जब यहां पर V था भाई, I तो पूरे परिपथ में सेम है, तो I में तो कोई चेंज होगा नहीं, ठीक। तो जब I में कोई चेंज नहीं होगा भैया, तो जब I में कोई चेंज होगा नहीं तो I को हम कुछ भी नहीं करेंगे, I को जो का तो रहने देंगे। तो किसमें चेंज हो रहा है? V में चेंज हो रहा है और R में। तो जब यहां पर V था तब यहां पर आई आर आया। तो जब यहां पर V1 होगा तो क्या आएगा? IR1 आएगा। जब यहां पर V2 होगा तो क्या आएगा? IR2 आएगा। जब V3 होगा IR3 आएगा। फिर परिपथ का परिणामी विभवांतर निकाल लेंगे, क्या आएगा? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। भाई रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो पूरे परिपथ का जो आपस में वो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यहां तक बात क्लियर होगी? चलो आगे देखते हैं। फिर क्या करेंगे बताओ? V बराबर क्या है भैया? IR है, तो IR समीकरण 1 में देखो V बराबर क्या है? IR, तो IR लिख दिया बराबर V1 के स्थान पर क्या है? IR1 प्लस V2 के स्थान पर क्या है भैया? IR2 और प्लस IR3 के स्थान पर क्या है? V3। यहां फिर क्या किया मैंने? I को कॉमन कर लिया भाई, सब में दिख रहा था। फिर I इधर भी गुणे में था, उधर भी गुणे में था। I मैंने क्या कर दिया भैया? कट्टम डिसमिस, कट गया, ठीक। तो जब कट गया तो आ गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और यही भैया हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। यही हमारा क्या होगा? हेंस प्रूफ, ठीक। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप हमारी मेल पे जाइए, विजिट करिए conceptwala@gmail.com पर। आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।